So hello guys, let us start the solutions of JEE Advanced 2020 पेपर 2 लास्ट सेक्शन। और इससे पहले हमने 2017, 2018, 19 और 20 के कंप्लीट पेपर सॉल्व किए। इसी प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पे चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके बाद 2021 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर्स हैं उसको बहुत अच्छे से सेक्शन वाइज सॉल्व करके आपको देंगे। तो देखो, जो PYQs है ये हर एक बच्चे के लिए मस्ट डू है। अगर कोई ऐसे कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसने एक मिनिमम मार्क्स टारगेट कर रहा है कि सर मेरे को केमिस्ट्री में 40 नंबर चाहिए, उसके लिए तो PYQs एकदम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करना ही करना है। PYQs बस सिर्फ इतना करना ही है। कोई बच्चा है जो टारगेट कर रहा है 100 मार्क्स के आसपास, उसको PYQs करना है, साथ में एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। तो PYQs देखो सबको करना है। और आपको अगर इसके अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो एक पहला ऑप्शन है जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है, वो है रियल JEE एडवांस सीरीज। ये सीरीज आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपको बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो। और अदरवाइज आप कैम IIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। और अभी 24 एस्पिरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा जो हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। जो भी बच्चा हमारे साथ कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ा हुआ था उसको ये कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। और जो स्टूडेंट नया है, अभी अभी उसको क्वेश्चंस की ज़रूरत है, सच में जो एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़रूरत है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है, तो वो अभी ऐप इंस्टॉल करके एनरोल कर सकता है। और अगर आप 2025 एस्पिरेंट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप एक बार जाइए और पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़ीरो रिग्रेट होगा, आपको इस बात की गारंटी है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कंप्लीट JEE एडवांस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ केमिस्ट्री की। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री के लिए कहीं और थोड़ा भी कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रैंक्स लेकर आए हैं JEE एडवांस 2023 में, और होपफुली इस साल और अच्छे रैंक्स लेकर आएंगे। जैसे जैसे हमारी रीच बढ़ेगी हम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़िए, पढ़ाई करिए, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये है सेक्शन नंबर 3। इसमें न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कहीं ना कहीं टाइट्रेशन से लिया गया है, आप देख सकते हैं। टाइट्रेशन कर्व, द वेरी फेमस टाइट्रेशन कर्व बना हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है, एसिड बेस दिया हुआ है शुरू में, देखिए शुरू में एसिड बेस दिया हुआ है कि एक बेस है दैट इज हैविंग अ मोलैरिटी ऑफ 0.1 मोलर। चलिए ठीक है, बेस है कोई, और फिर ये बेस, ये रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड के साथ इंटरैक्ट करके बना रहा है BH प्लस, द प्रोटोनेटेड फॉर्म, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस प्लस A माइनस, ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। अब ये ग्राफ से आपको एक बात तो पता होगी कि ये जो स्टीप सेक्शन आता है इसके कहीं बीचों बीच हम मानते हैं कि इक्विवेलेंट पॉइंट है, लेकिन वो बीच सर समझ नहीं आ रहा, सर ये वाले पॉइंट को माने या इसको माने, इसको माने, ये तो सर समझ नहीं आ रहा ये किसको बीच वाला पॉइंट माने, हम 6 को माने या 7 को माने या फिर 8 को माने, क्या क्या माने सर, बीच का पॉइंट क्या माने, समझ में नहीं आ रहा सर अच्छे से। ऐसा स्केल करके थोड़ी ना देखना होता है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को देखोगे तो बात आपको थोड़ी समझ में आएगी, थोड़ी बात समझ में आपको आएगी। देखो ये क्या बोल रहा है, जब आप ये 0.1 मोलर ये डालोगे, 0.1 मोलर आप ये डालोगे, ठीक है, ये एसिड्स की मोलैरिटीज हैं। और अब एसिड एंड बेस की मोलैरिटीज है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ और आपको पूछ रहा है पीकेबी क्या है बेस का। तो आप एक बात करो, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा। सो इक्विवेलेंट पॉइंट पर एक्चुअली तो ये बेस और ये एसिड
ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे इक्विवेलेंट पॉइंट पर। ये भी खत्म, ये भी खत्म। इक्विवेलेंट पॉइंट पर आपके पास होगा सिर्फ और सिर्फ ये BH प्लस। ये BH प्लस होगा आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट पे। मोलैरिटी इसकी 0.1 मोलैरिटी मान लीजिए। सो दिस इज BH प्लस एंड A माइनस ऑफ कोर्स। लेकिन इस A माइनस का कोई काम है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह तो ये करता नहीं। ये हाइड्रोलिसिस वगैरह तो करता नहीं है। हाइड्रोलिसिस कौन करता है? जी हाँ, हाइड्रोलिसिस ये करता है, BH प्लस ये हाइड्रोलिसिस करता है। तो एक्चुअली में आपके पास BH प्लस है इक्विवेलेंट पॉइंट पर। अब BH प्लस जब होगा, जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा, BH प्लस जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या होगा एक्चुअली में? ये बनेगा B प्लस, ये कुछ इस तरह से होगा हाइड्रोलिसिस। प्रोटोनेटेड फॉर्म है, हाइड्रोलिसिस करेगा, इट विल फॉर्म B प्लस H3O प्लस, कुछ ऐसा होगा, ऐसा हाइड्रोलिसिस होगा इसका। और एक्चुअली में ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा। आप देखो, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो अगर कि अरे BH प्लस ऐसा कैसे हो गया। अरे आप कोई भी आर्बिट्री एसिड बेस ले लो, तो जब सॉल्ट बन रहा है, ये एक्चुअली में सॉल्ट है एक तरह का, ये एक्चुअली में एक तरह का सॉल्ट है। BH प्लस और A माइनस ये सॉल्ट है कंबाइंड, इस तरह से सोचो। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है और ये वीक बेस का कैटायन है। तो सॉल्ट अल्टीमेटली कैसा कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। ये तो पता है ना क्यों कहलाता है एसिडिक सॉल्ट? A माइनस की वजह से नहीं, एसिडिक सॉल्ट कहलाता है वो क्योंकि BH प्लस हाइड्रोलिसिस करता है, इस वजह से वो एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। बात को जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमको ये पता चलता है कि हाँ, इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारे पास ये है और सॉल्यूशन एसिडिक है। अब सॉल्यूशन एसिडिक है तो थोड़ा आप यहाँ पर अगर स्केल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये रफली 6 ही है। सर ऐसे कैसे मान लें? मानना पड़ेगा, वो दिख भी रहा है बीच वाला पॉइंट, इसीलिए ग्राफ को बढ़िया से नंबर वगैरह बना के दिया हुआ है इसने। मानना पड़ेगा आपको कि हाँ, यही है इक्विवेलेंट पॉइंट, ये इक्विवेलेंट पॉइंट है। और इक्विवेलेंट पॉइंट में सिर्फ आपके पास ये कैटायन है जो कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद पीएच का फॉर्मूला है, बिल्कुल बोर्ड लेवल स्कूल लेवल फॉर्मूला है, आपको पता होगा। दिस इज 7 माइनस हाफ pKb minus half log C. This is the formula. Now just put the values and solve. So pH is 6 is equals to 7 minus half pKb minus half log C is log of 0.1, and that will be log of 0.1, that is 10 की power minus 1, that will be minus 1. So actually it's now plus half, उधर गया तो pKb 3 आ गया, देख लीजिएगा pKb 3 आ गया। सो व्हाट्स द pKb? यस, pKb इज 3। कैसा क्वेश्चन था? ठीक है, मॉडरेट था, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए था, ये ग्राफ को रीड करना आना चाहिए था, बाकी ठीक है, बहुत टफ नहीं बोलेंगे इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अति लल्लू क्वेश्चन। ये भी एक तरह से बोला जाएगा कि आज तक के जेईई के इतिहास में अगर सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाया जाए तो ये भी उसका एक अच्छा टफ कॉम्पिटिटर होगा टॉप 1 2 3 में आने के। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? देखो, ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, राउल्ट्स लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करेंगे। टोटल प्रेशर दिया हुआ है। अब आपको पता है कि P टोटल बराबर PA डिग्री इंटू साई ए प्लस PB डिग्री इंटू साई बी होता है। अप्लाई कर दीजिए। जब ये 0.3 है तो ये PA डिग्री इंटू साई ए 0.25 है, 0.25 प्लस PB डिग्री इंटू साई बी, जब ये 0.25 है तो ये ऑब्वियसली 0.75 होगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बन रहा है 0.4 बार के साथ, 0.4 इज इक्वल्स टू PA डिग्री, ये 0.5 है, प्लस PB डिग्री इंटू ये भी 0.5 है।
देख लीजिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पीए डिग्री पीबी डिग्री दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी पूछा है, तो ये एक्चुअली पीबी डिग्री चाहते हैं आपसे, निकाल लीजिएगा, 0.2 बार आ जाएगा। सो 0.2 बार इज योर आंसर। ठीक है, तो ये कैसे लेवल का सवाल था? ये बिल्कुल बोर्ड लेवल पे नहीं आता ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन था ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ चैप्टर्स को छोड़ो मत, बिल्कुल छोड़ो मत, जीरो मत हो जाओ किसी चैप्टर में, थोड़ा बहुत पढ़ लो। थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो अगर आपका किस्मत अच्छा है तो ऐसे 4-5 नंबर उठा लोगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये ग्राफ है सबसे पहले, और ये ग्राफ काफ़ी फेमस ग्राफ है। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जब आप बॉन्डिंग सीख रहे होते हैं शुरुआत में, तो आपको इसी ग्राफ के साथ बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि जब दो एटम्स करीब आते हैं तो एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन आता है उनमें, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, होता है अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाने की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा? एक वक्त आएगा, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई हो रही है, करीब आ रही है, इंटर न्यूक्लियर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर इस पॉइंट पे आप बोलेंगे कि बॉन्ड बन गया। क्या बोलेंगे? बॉन्ड बन गया। इस पॉइंट पे बॉन्ड बन गया, और इसके बाद भी अगर आप उसको हाइपोथेटिकली पास लाते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी में एक पॉजिटिव शूट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एब्रप्टली बढ़ जा रही है, एब्रप्टली बढ़ जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन्स। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में शुरुआत में पढ़ा दिया जाता है। और इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, इसी को हम एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, क्योंकि वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है, जब बॉन्ड बना तो उसको बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। वो सब भी बातें हैं, लेकिन यहां पर ये बोला जा रहा है कि डी नॉट डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ऐसा बोल रहा है। डी नॉट डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो मेरा कहना ये है, डी नॉट डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया है क्या? हाँ बताया है। क्या बता रहा है? देखो ये बोल रहा है ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन काम नहीं कर रहा है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का भी रिपल्शन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब तो ये है कि ये जो डिस्टेंस है दो एटम्स का, ये जो डी नॉट डिस्टेंस है जो भी है, इस डिस्टेंस पर ये दोनों एटम्स सेपरेटली बिहेव कर रहे हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। और कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो की तरह मानेंगे हम, क्योंकि कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, दोनों एटम्स के बीच में कुछ नहीं है। अब एक रेफरेंस बताया, क्योंकि आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहा है। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, तो उसने रेफरेंस बता दिया है, क्योंकि आप एक रेफरेंस के बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताते हैं। तो इन्होंने रेफरेंस बता दिया, इन्होंने बोला है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कब जीरो है? जब इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट दूरी पर हैं न्यूक्लियस से। जैसे आप एक बोर्स एटम की बात करते हो, और जब ये इलेक्ट्रॉन जब इनफिनाइट पे चला जाता है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये जीरो हो जाता है। ये जीरो हो जाता है, रफली जीरो होता है। तो वही रेफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर इनफिनाइटली अपार्ट। तो ये तो हुआ क्वेश्चन कि करना क्या है। तो चलिए बात करते हैं। अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होता है? ये होता है -13.6 Z² बाई n²। अब यहां पर हाइड्रोजन है तो Z को 1 ले रहा हूं, और इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है तो n को भी 1 ले रहा हूं। तो फिलहाल मैं इसको यही लिखता हूं, ये मेरी टोटल एनर्जी है। लेकिन सर ये तो टोटल एनर्जी है, आपको तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
क्या आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में इसका डबल होता है मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो नेगेटिव में ही, -2 टाइम्स ऑफ -13.6 ऐसा ये होता है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट्स में। ये होता है 2 टाइम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम के यूनिट्स में, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए किलोजूल पर मोल, एक मोल एटम्स के लिए चाहिए, एक मोल एटम्स। यहां 2 एटम्स हैं, आपको एक मोल एटम्स के लिए चाहिए। और ये किसका आया बेटा? ये आया पर एटम, ये एक एटम का है। एक मोल एटम्स के लिए चाहिए, वो भी किसमें चाहिए? किलोजूल। किलोजूल में बहुत टफ नहीं है सवाल, अगर समझ आ गया है तो बहुत आसान है। क्या करोगे? तो क्या किया जाएगा यहां पर? आप ऐसा कर सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया हुआ है, तो ये -2 में एक एटम के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है? अभी एक एटम के लिए बात कर रहा हूं मैं। 13.6 ये 1 एटम की मैं बात कर रहा हूं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1.602 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल्स में आ गया। ये आ गया जूल्स पर एटम, ये आ गया जूल्स पर एटम। अब इसमें मेरे को एक मोल के लिए चाहिए, तो मैं एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 23 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और अब ये आ गया किलो जूल्स में, नहीं अभी जूल्स में किलो जूल में चाहिए, तो इंटू करो क्या? 10 की पावर ऑफ -3, ये इंटू करो। अब ये वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअली में आ गई है किलो जूल पर मोल में, और यही आपका आंसर है। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है, मैं एक बार करके बता देता हूँ, 2 इंटू 13.6 इंटू 1.602 इंटू 6.023, जी हाँ, ये वैल्यू आ रही है 262.44, 2.45 लिख लो अप्रोक्सीमेट, इंटू 10 की पावर ऑफ जी हाँ +1। सो जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 2264.5, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में ना जो आंसर की होगी उसमें एक रेंज दिया होगा, बिकॉज कैलकुलेशन एरर यहाँ आ सकता है, तो एक रेंज होगा आंसर में। अल्टीमेटली ये मेरा रिपोर्टेड आंसर है 2264.5। दिस इज माय रिपोर्टेड आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। ये बस यूनिट्स को कन्वर्ट करना था और क्या चीजें बोल रही है उसको देखना था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये क्या है? ये रिएक्शन है। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम P to Q, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज 75%। तो बताना है कि अगर 9.3 ml P लिया जाए तो Q कितना बनेगा। पहले तो पता करना पड़ेगा Q है क्या। तो ये एनिलिन है, ये एनिलिन लिया गया और एनिलिन का कराया जा रहा है डाईएज़ोटाइजेशन। क्लियर रिएक्शन है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये डाईएज़ोटाइजेशन कराओगे N2+, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप ये करा रहे हो कपलिंग, बट कपलिंग कराई जा रही है बीटा नैफ्थॉल के साथ। बीटा नैफ्थॉल को हमने अपने कोर्सेज में बहुत अच्छे से अलग से डिस्कस किया था। ये भी बताया था कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होता है तो वो किस पोजीशन पे लगता है, यहां लगता है या यहां लगता है। बाकायदा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर कंपेयर करके बताया था, 5 मिनट लिया था मैंने इसमें, मुझे याद है। ये बताया था कि कहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगता है। देखो सवाल उस पर आ गया है ना, सवाल उस पर आ गया। बट यार यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा कि कहां लगाओ। अफसोस, पूछना चाहिए था उसको कि कहां लगेगा, तब मजा आता। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई अनाड़ी बच्चा यहां भी लगा दिया है ना, अगर कोई अनाड़ी यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मास से मतलब है बस। तो कोई बात नहीं, हम इसको ढंग से लिखेंगे। तो एक्चुअली में वो इस पोजीशन पे लगता है, ये आपको मैंने
बाकायदा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बना के समझाया है, अभी बस मैं बता दे रहा हूँ कहाँ लगता है। ये आपका बीटा नेफ्थॉल है और यहाँ पर लगाएंगे आप N2 फिनाइल लाइक दिस। ये बड़ा कचड़ा काम है क्योंकि इसमें ना मोलर मास वास निकालना है। अब ये एसिटिक एसिड पानी इसलिए डाल रहा है क्योंकि ये फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहा होगा, मतलब नेफ्थॉल जो था आपका ये ऐसे इस फॉर्म में रहा होगा, बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप फिनॉल और उसके फैमिली के जो सब्सटेंसेस हैं अगर उनका आपको कपलिंग कराना होता है तो पीएच रफली 9-10 के आसपास रखना पड़ता है, तभी रिंग एक्टिवेटेड रहती है। तो ये ऐसा रहा होगा और उसके बाद इसको H+ मिल गया, तो फाइनली आपको ये मिला है, एनिलिन से ये मिला है। बस ये देखो, अभी एनिलिन था और एनिलिन से ये मिला है। अब एनिलिन कितने मोल था उसका 75% ये बनेगा, बस यही सवाल है। एनिलिन था 90 कितना बोल रहा है 9.3 ml और डेंसिटी बोल दिया है 1, तो शायद आपसे ये टेस्ट करना चाह रहा है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता था कि नहीं, क्या बात है, तो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो जो ml में दिया हुआ है वही ग्राम है एक्चुअली, तो एनिलिन दिया हुआ है 9.3 ग्राम्स। एनिलिन का मोलर मास शायद 93 होता है, तो ठीक है मान लो 0.1 मोल इसका है, तो ये 0.1 मोल है। अब ये कितना बनेगा, 75% ईल्ड है, बता दिया है क्वेश्चन में 75% ईल्ड है, मतलब ये बनेगा 0.075 मोल्स। बस अब आपको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मैं बता देता हूँ क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे। इसका मोलर मास थोड़ा कायदे से निकाल लीजिएगा, थोड़ा इरिटेटिंग है बट करना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं, 10 कार्बन इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 1 2 3 4 5 6 16 कार्बन हो गए। कोई चीज छोड़िएगा मत, ये क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है, मोलर मास सही से कैलकुलेट करिएगा। कार्बन हो गए, हाइड्रोजन से पहले नाइट्रोजन देख लो, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देख लो, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, 4 5 6, 6 इधर हो गए, यहां भी नहीं होगा, 7 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन शायद निकल कर आ रहे हैं। C16 N2H12O यही निकल कर आ रहा है शायद, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, नहीं छोड़ा है। तो इसका मास कितना आ गया बेटा, मोलर मास, इट इज कमिंग आउट टू बी 16 into 6 सॉरी 16 into 12 plus 28 plus 16 plus 12, 248 के आसपास आ रहा है इंटू 0.075, तो ये आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली 18.6 मोल्स, सॉरी 18.6 ग्राम्स। तो ये आपका रिपोर्टेड आंसर होगा। आई होप मैंने कार्बन एटम्स और सभी एटम्स सही से गिने हैं, तो करेक्ट आंसर है 18.6 ग्राम्स। कैसा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बस आप केयरफुल रहते तो आराम से हो जाता। टफ ये तब बन सकता था जब ये पोजीशन पूछता, अगर कि कौन सी पोजीशन पे लगेगा तब टफ हो सकता था। अभी कुछ टफनेस नहीं है, बहुत आसान एक नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, किया जा सकता था। और कैलकुलेशन भी मुझे लगता है बहुत टफ नहीं रहा होगा, बिकॉज ये नंबर थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो कोई बहुत खास टफ कैलकुलेशन भी नहीं रहा होगा। आए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। क्या पूछा जा रहा है सुनिए। टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैसिटराइट बाय रिडक्शन विद कोक। कोक के साथ टिन मिल रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं। रिडक्शन किसका कराया जा रहा है, कैसिटराइट का। कैसिटराइट एक्चुअली में टिन 4 ऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन के साथ रिडक्शन कराया जा रहा है, we are getting tin plus carbon dioxide या carbon monoxide depending upon the temperature। since यहाँ पूरे डेटा CO2 के दिए हुए हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होगा, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होगा, ठीक है। ये तो हुआ रिएक्शन। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या मिनिमम टेम्परेचर है
जब ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब आपको डेल्टा जी जो कि होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बताना है कि कब ये हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा जी जीरो हो जाता है तो वो रिएक्शन रिवर्सिबली हो सकता है, इनफाइनाइट स्टेप्स में हो सकता है। हमें डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना होता है, जस्ट स्मॉलर देन जीरो। तो क्यों ना हम उसको, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए हमें तो उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। एक्चुअली वी नीड दिस टू बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो चाहते हैं। खैर इक्वल टू जीरो में भी वो प्रोसेस हो सकता है बट इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, प्रैक्टिकल नहीं है बट हो सकता है, हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर बताना है तो एक्चुअली में आप इसको ना इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा और टी निकाल लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन सर इतनी सी बात थोड़े ना है सर, यहाँ तो डेल्टा एच और डेल्टा एस भी तो चाहिए हमको। अरे हाँ चाहिए तो कौन सी बड़ी बात है यार, सभी का फॉर्मेशन एंथैल्पीज दिया हुआ है आपको देखो, और एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी दिया हुआ है। अब सीधा साधा एक फॉर्मूला है स्कूल लेवल का, डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन इज एक्चुअली समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताए हैं लेक्चर्स के बीच में कि क्यों ऐसा बनता है ये फॉर्मूला, इसके पीछे का लॉजिक भी बताए हुए। तो डायरेक्ट उठा के डालो ना, डेल्टा एच लिखो, रिएक्शन का क्या आ रहा है डेल्टा एच, तो इसका फॉर्मेशन तो जीरो मानेंगे, इसका भी फॉर्मेशन जीरो मानेंगे क्योंकि नेटिव स्टेट में। अब आप अगर आर्ग्यू करोगे कि सर ये तो कोक दिया हुआ है लेकिन कार्बन का नेटिव स्टेट ग्रेफाइट होता है, तो मैं बोलूंगा जाओ डेटा ले आओ। तो अब डेटा दिया नहीं हुआ है तो इसको नेटिव ही मान लो, और कुछ कर नहीं सकते, तो नेटिव मान लो। ऑल्दो ग्रेफाइट होता है ठीक है, कोक दिया है कोई बात नहीं, वो नेटिव मानिए क्योंकि डेटा नहीं दिया हुआ है आपको। तो ऐसे वहाँ एग्जाम के बीच में ज़बरदस्ती वाली बातें नहीं करनी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मान लीजिए, तो डेल्टा एच डिग्री क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस 394 माइनस ऑफ माइनस 581। तो ये डेल्टा एच आ गया। सिंस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए तो मैं कैलकुलेटर से करना ही प्रेफर करूंगा। 581 माइनस 394 187, सो 187 किलो जूल पर मोल इज योर डेल्टा एच। तो इसको मैं साइड लिख देता हूं इधर, डेल्टा एच डिग्री आ गया कितना 187 किलो जूल पर मोल। अब डेल्टा एस चाहिए बेटा, डेल्टा एस डिग्री, तो डेल्टा एस डिग्री कैसे आएगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपीज दी हुई है, थर्ड लॉ याद करो, पढ़ाए थे आपको थर्ड लॉ। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज दी हुई है मतलब डेल्टा एस कैसे आएगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी कितनी है भाई, एस एन की कितनी है 52 प्लस CO2 की कितनी है 210। एंट्रोपी तो खैर पॉजिटिव ही आएगी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी नेगेटिव तो आ नहीं सकती। माइनस रिएक्टेंट की कितनी है, तो SnO2 की देख लो 56 प्लस कार्बन की कितनी है 6। ध्यान रखना ये जूल्स में आ रही है वैल्यूज, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये हो गया 262 माइनस 62, अच्छा वाह 200 जूल्स, 200 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो क्यों ना हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें, तो ये वैल्यू लिखेंगे कितना 0.2 आ जाएगा 0.2 बस। तो ये देख लीजिए, ये आपके पास कैलकुलेशंस है। अब आपको यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लेना है, ये सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा ये 187, जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ मैं, is equals to t times of 0.2. So 187 by 0.2 is your answer, and 187 by 0.2 is actually 935. So T is 935 Kelvin. This is your final answer. 935 kelvins is your final answer. That's it. Done? Okay. चलिए अब आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, और ये क्वेश्चन आप थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी मिलता जुलता है। आई वुड नॉट से कि एग्जैक्ट है या नंबर्स भी सेम है, बट काफ़ी मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट। अगर वो क्वेश्चन आपने किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। मेरे रियल जेई एडवांस का पहला पार्ट,
रियल जेई एडवांस सीरीज का आप अगर पार्ट 1 देखोगे तो एकदम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। हो सकता है केमिकल्स अलग हैं, उसमें शायद एमएनएस है, बट कॉन्सेप्ट ना लगभग यही यूज हो रहा है उसमें। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन और उसी पार्ट का या फिर उसके बाद वाले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन एक ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। देखिएगा, मैंने कराया हुआ है और वो मैंने कराया आज से 5 साल पहले। तो मैं 5 साल से यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। वो 5 साल पहले कराया हुआ है उस लेवल की चीजें। 5 साल पहले कराया था वो चीज, ओजोनोलिसिस वाला एक प्रॉब्लम था। रियल जे एडवांस पार्ट 1 में ही था वो। और शुरुआत में मैंने थोड़े हल्के प्रॉब्लम्स लिए हैं उसमें, अगर आप देखोगे जेई एडवांस के लेवल को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अगले 5-10 साल तक वो प्रॉब्लम्स पुराने नहीं होने वाले। 10 साल और मान लो, आगे मान लो 10-12 साल तक वो प्रॉब्लम्स पुराने नहीं होने वाले। तो वो ओजोनोलिसिस वाला क्वेश्चन जो है ना, एकदम एग्जैक्टली पूछा है जेई एडवांस 2022 के पेपर में शायद, हाँ 22 के पेपर में एग्जैक्टली एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही है, कितने ओजोनोलिसिस के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा सेम क्वेश्चन। तो वो हमने पार्ट 1 में किया था रियल जेई एडवांस के। तो इससे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि यार चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट कराई जाती हैं आपको, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोल रहा है एक एसिडिफाइड सोल्यूशन है ऑफ Zn2+, जिसको सैचुरेट किया गया है 0.1 मोलर H2S के साथ। तो देखो, 2-4 बातें बड़ी कॉमन है कि H2S 0.1 मोलैरिटी का है यहाँ पर, और Zn2+ जो आपका है वो है 0.05 मोलैरिटी का। So what is the minimum molar concentration of H plus to prevent the precipitation of ZnS? Prevent the precipitation of ZnS को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना होता है। इसका मतलब क्या है कि ZnS की KSP अचीव रहे, वो ZnS जो है ना वो अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के फॉर्म में रहे। मतलब उसकी KSP जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर रहे, यही मतलब है और कुछ नहीं। तो एक्चुअली में आपके पास Zn2+ का एक सोल्यूशन है जहां पर H2S 0.1 मोलर रहना तय है, वो बता दिया, इट इज सैचुरेटेड विद 0.1 मोलर H2S। अब पूछ रहा है कि H+ की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि ZnS प्रेसिपिटेट ना हो। प्रेसिपिटेट ना हो मतलब सैचुरेटेड ही रहे, सैचुरेटेड ही रहे, प्रेसिपिटेट ना हो। मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम। तो मिनिमम कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए होगा, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड। क्या मिनिमम कंसंट्रेशन होगा? तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मिनिमम कंसंट्रेशन H+ का तब होगा, मिनिमम कंसंट्रेशन तब होगा जब KSP अचीव होगी इसकी, जब इसकी KSP अचीव होगी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। आप थोड़ा ध्यान से सोचो, मिनिमम ही होगा, मिनिमम होगा। तो क्या कम से कम कंसंट्रेशन होगी H+ की कि इसका प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाए। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू जिंक सल्फाइड एज वेल। तो ये प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए किसके, 1.5 इंटू जो भी इसका दिया हुआ है इंटू 10 की पावर ऑफ -22 के, -22 के। और H2S का नेट दिया हुआ है K1 K2, ये आपको पता है, इट इज H+² इंटू S2 माइनस अपॉन H2S, एंड द वैल्यू इज गिवन आउट टू बी 10 की पावर -21। ये वैल्यू दी हुई है। हो गई, बस चीज़ें हो गई है, फॉर्मूले में पुट करना है और आपको H+ की कंसंट्रेशन निकाल ले जानी है, ठीक है। H+ की कंसंट्रेशन निकाल ले जानी है। अब मैं वो मिनिमम वाली बात आपको बताऊं। देखो, H+ मिनिमम अगर करोगे, कम से कम H+ चाहिए, तो अगर H+ को कम से कम करोगे तो सल्फाइड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कि नहीं? समझो, अगर वो मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूजन है तो अगर इसको कम से कम रखना चाहोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट तक ही हो सकता है, अदरवाइज इसकी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी। समझ आ गया? क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है 0.1 मोलर, ये तो कांस्टेंट ही है 0.1 मोलर। आई होप बात समझ आ गई होगी। इसलिए वो मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड पे ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वर्ड पे भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा।
ये सल्फाइड यहाँ से देख लो कितनी चाहिए। सल्फाइड इज एक्चुअली ये कितना है 0.5 दिया हुआ है ना, 0.05 दिया हुआ है 0.05, so it will be 1.25 by 0.05 into 10 की power minus 22, this will be 25 into 10 की power minus 22. This is sulfide ion concentration. This is sulfide ion concentration. अब इस सल्फाइड के लिए H प्लस कम से कम कितना चाहिए, तो यहाँ डाल दीजिए सल्फाइड की वैल्यू, नीचे H2S पड़ा ही हुआ है, तो क्या आएगा आंसर देखो। सल्फाइड आ रहा है आपका 25 इंटू 10 की पावर माइनस 22 और H2S है 0.1। जस्ट सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ H प्लस। सो H प्लस स्क्वायर इज एक्चुअली 1 by 25 into, this will be 10 की power minus 22. Look, this is 10 की power minus 22 and this will cancel each other. So it is actually 1 by 25 का square root. So H plus is 1 by 5 which is 0.2 molar. H plus is 0.2 molar. This is the answer. यही आंसर है बस। So final answer is, what is the minimum amount required? 0.2 molar. This is the minimum amount. ये आंसर, ठीक है। सो ये रहा एंड ऑफ 2020 पेपर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विथ सेक्शन 1 ऑफ JEE एडवांस 2021 का फर्स्ट पेपर। और एक बात बता दूं, सून आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट आवर रियल JEE एडवांस क्वेश्चन सीरीज, जहां भी 109 पार्ट अपलोडेड हैं। 150 पार्ट्स तक हम JEE एडवांस 2024 तक करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि 150 पार्ट आपके लिए बनाकर YouTube पर अवेलेबल कराएं। बट अगर आपको वेल स्ट्रक्चर्ड और बेहतर सीक्वेंस में विथ PDF चीज़ें चाहिए और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, तब आप कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा कोर्स है उस पर बिल्कुल एनरोल करिए। यू विल नॉट रिग्रेट, आई गारंटी। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग देयर।